हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक का पार्ट 2। कल हमने पढ़ा था पार्ट 1। तो आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या था वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड का पता लगाना ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। की मतलब रिएक्शन स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, फास्ट हो रही है तो किस स्पीड से हो रही है, स्लो हो रही है तो कितनी स्लो हो रही है। तो ये सब जो होता है हम रेट ऑफ रिएक्शन से पता लगाते हैं। अब बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, देखो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं पर यूनिट टाइम, विद टाइम मान लो। ठीक है, अब देखो एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये रिएक्टेंट से हमारा बन गया प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो आपको पता होगा, उम्मीद करती हूँ। रिएक्टेंट प्रोडक्ट आप रिएक्शंस पढ़ते आ रहे हैं 12th क्लास में, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, ये तो अभी है नहीं, मान लो मैंने यहाँ पे कोई रिएक्टेंट ले लिया, तो रिएक्टेंट के बाद ही तो प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि रिएक्टेंट तुरंत प्रोडक्ट, मतलब दोनों साथ में तो होंगे नहीं, एक चीज़ घटेगी एक चीज़ बढ़ेगी। अब ये यहाँ हमने रिएक्टेंट लिया, तो जब तक हमारे पास रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन थी, ज़्यादा थी। समझ में आ रहा है। अब जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हुई तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ तो अभी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो थी, जब तक रिएक्टेंट ही था तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होना स्टार्ट हुई तो रिएक्शन होना स्टार्ट होगी तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और रिएक्टेंट क्या होगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट जैसे 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 घटता जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है। जब तक रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो थी। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होती जा रही है रिएक्टेंट की, अब सीधी सी बात है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेगा तो ये तो चीज़ें कम होती चली जाएगी और ये चीज़ें बनती चली जाएगी। समझ में आ रहा है। अब मान लो एक चीज़ देखते हैं, हम एक रिएक्शन देखते हैं। देखो ये कोई रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट है जिससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब हमें पता है ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब रिएक्टेंट ये है, अब रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है तो इसी से ही तो प्रोडक्ट बन रहा है भाई। ये जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं वो इसी से ही तो प्रोडक्ट बन रहे हैं, और जब इससे हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं तो फिर मान लो ये 100 है, अब इससे हमारे ये भी बने ये भी बने, मान लो 50 यहाँ आ जाएगा, 50 यहाँ आ जाएगा, या फिर रिएक्शन चल रही है तो ये तो कम होगा ना, और ये कम होगा और ये बढ़ता जा रहा है। पहले ये जीरो था, ये घटेगा तभी तो बनेगा भाई, रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। एक चीज़ घटेगी एक चीज़ अभी तो बढ़ेगी, समझ, क्योंकि रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बन रहा है। समझ में आ रहा है आपको, जिससे प्रोडक्ट बन रहा है। सीधी सी बात ये है कि रिएक्टेंट प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, यानी कि एक घटे मतलब गलत लिख दिया ये, सॉरी, एंटी प्रोपोर्शनल टू, है ना। मतलब कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटेगी, अगर प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है। तो देखो यही लिखा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में ज़्यादा होती है जब तक प्रोडक्ट नहीं बनता, लेकिन प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होने लगा तो हुआ क्या कि यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटना स्टार्ट हो गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब देखो एक ग्राफ देख लेते हैं छोटा सा, ठीक है। ये हमारे रिएक्टेंट का ग्राफ है, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है, ठीक है। तो रिएक्टेंट जब रिएक्शन होनी स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी, देखो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो वो अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, वो घटेगी, किसकी, रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखो ये घट रही है और ये बढ़ रही है, और ओवरऑल अगर हम इसका ग्राफ देखें दोनों का मिलाकर तो देखो इस तरह से बनेगा, टाइम और कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटी, इसकी बढ़ी, ये हो गया, ठीक है। अब जो हमारी कंसंट्रेशन होती है हम उसको इस तरह दिखा सकते हैं, जो मैंने अभी जस्ट बताया वही है ये, कि अगर कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो उसका, अब रेट ऑफ रिएक्शन से इसका रिलेशन दिखा रहे हैं। अब तक आपको ये समझ में आ गया कि एक की कंसंट्रेशन घटेगी तो एक की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ में रिलेशन क्या है
कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। सीधा सा मतलब है कि हमारा कंसंट्रेशन जो होती है वो प्रोपोर्शनल होगी, सीधी सी बात है। ऐसे देखो, कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ से समझ लो सीधा सा, जिसको आर बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड पी। बात समझ में आई? यानी कि चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, इनमें से अगर किसी भी कंसंट्रेशन घट रही है, मान लो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, इसकी बढ़ी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ हम देखते हैं, अब देखो एक अगर स्पीड की बात करें, देखो मैंने अभी जस्ट आपको रेट ऑफ रिएक्शन में स्पीड बताया था, ठीक है। तो दो टाइप की स्पीड है, समझ रहे हो आप? एक तो होती है हमारी एवरेज स्पीड और एक होती है हमारी इंस्टेनियस स्पीड। मान लो बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये हम एक ग्राफ बना दिया, ठीक है। कोई बच्चा है, यहाँ पर उसका घर है, यहाँ पर उसका स्कूल है, तो वो ये चल के गया। इतनी बात समझ में आ गई? ये टाइम है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ये है डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। अब ये बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो अगर मुझे उसकी स्पीड दो टाइप की होती है, स्पीड दो टाइप की होगी, एक तो होगी हमारी एवरेज स्पीड, एक होगी इंस्टेंटियस स्पीड, ठीक है। अब पहले मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, देखो एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लेते हैं, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा एवरेज स्पीड निकालने का? क्या निकल जाएगा? टोटल, सॉरी यहाँ स्पीड आएगा, टोटल डिस्टेंस बाय, डिस्टेंस ही तो लिया, टोटल टाइम। अब बात करते हैं इंस्टेनियस स्पीड। इंस्टेनियस स्पीड जो होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की स्पीड होती है। भाई देखो यहाँ से बच्चा अपने स्कूल तक गया, ठीक है। अब रास्ते में बहुत सारी हो सकता है, यहाँ पर रुका हो, यहाँ पर रुका हो, यहाँ पर रुका हो, उसका दोस्त यहाँ खड़ा है तो यहाँ पर रुका हो, ठीक है। मान लो उसका दोस्त यहाँ पर खड़ा था तो यहाँ पर उसको दोस्त का घर है तो वो यहाँ पर रुक गया, तो जहाँ पर वो रुका यहाँ पर उसकी हमने स्पीड पूछ ली कि यहाँ पर उसकी इंस्टेनियस स्पीड बताओ। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेनियस स्पीड। अब इंस्टेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं? तो इंस्टेनियस स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट बाय क्या आएगा हमारा? टाइम, टाइम मतलब टी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, इंस्टेनियस स्पीड को हम लिखते हैं dx/dt। बात समझ में आ गई? d तो हम लगाते हैं, x हमारा डिस्टेंस है, t हमारा टाइम है। अब ये तो मैंने आपको नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन बताया। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। ये यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? मान लो भाई ये कोई मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है, और इसमें हमारा ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन है, यहाँ इसका टाइम है। तो दो टाइप की हमारी, एक तो हमारी एवरेज स्पीड, एवरेज आर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा, एक हमारा क्या होगा? इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखो अभी हमने क्या करा? टोटल डिस्टेंस, राइट। तो टोटल डिस्टेंस की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय टेकन टाइम फॉर द चेंज टू ओकर, यानी कि रिएक्टेंट को घटने में या प्रोडक्ट को बढ़ने में कितना टाइम लगा। ये तो हमारा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। और इंस्टेनियस रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो ये मैं आपको मैथमेटिकली बता देती हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कंसंट्रेशन। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, अभी आपको बताया। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, यानी कि कोई एक कितना घट रहा है, एक कितना बढ़ रहा है। और इसमें टेकन टाइम फॉर द चेंज टू ओकर,
सॉरी अकर, मतलब रिएक्टेंट के घटने में या फिर प्रोडक्ट के बढ़ने में या प्रोडक्ट के घटने, मतलब किसी के भी घटने या बढ़ने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको अगर हम ऐसे फॉर्मूला मतलब मैथमेटिकली देखें तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो R1 एंड R2 क्या होगी, वो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एट टाइम T1 पर। तो R1 और R2 जो होंगी वो टाइम 2 पर क्या होंगे। ठीक है, तो T, एक ये चीज़ आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एवरेज टाइम जो होगा, देखो एवरेज टाइम क्या निकालेंगे भाई, टाइम यानी कि कितना टाइम लगा, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम के लिए हम क्या कर देंगे, T2 माइनस T1 कर देंगे। अगर हम टोटल रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा हमारा R2 माइनस R1, और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा P2 माइनस P1। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने जो अभी आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, 2 टाइप की होती है रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का दोनों अलग अलग लिखें तो हम किस तरह लिखेंगे, देखिए। तो अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट का हम जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि R कैसे लिखते हैं, तो वो हम लिखते हैं डेल R बाय डेल T इक्वल टू। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हम माइनस लगाते हैं आगे। ठीक है, अब ये माइनस क्यों लगाते हैं वो हम समझेंगे। देखो अभी हमने डेल R लिखा तो डेल R का मतलब क्या है, R2 माइनस R1, यानी कि माइनस R2 R1 बाय, और T क्या है T2 माइनस T1, तो ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डेल P बाय डेल T बराबर P है ना, तो P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1। अब 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को शो करता है। समझ में आया, ये क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। अब क्वेश्चन माइंड में आपके होगी माइनस क्यों आया है, तो ये माइनस रिएक्टेंट पर माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है वो प्रोडक्ट के साथ में कम होती जाती है। समझ में आ रहा है। अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो रिएक्टेंट का माइनस और प्रोडक्ट का प्लस आएगा, तो उससे चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर रिएक्टेंट पर माइनस लगा देते हैं जिससे चार्ज को निकालने में, मतलब चार्ज में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा रीज़न सबसे अच्छा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्लो होने की वजह से हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस में ही आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के हमें ये देखना है, देखो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, माइनस dr बाई dt बाय माइनस डेल P बाय डेल T। अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो देखो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, देखो कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है और प्रोडक्ट की क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब बात करते हैं इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, तो इंस्टेनियस में मैंने क्या बताया था कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, अगर हम निकालें रिएक्टेंट के लिए, तो रिएक्टेंट के लिए कैसे निकालेंगे हम, देखो तो इंस्टेनियस रेट हम ऐसे लिखते हैं, आर तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेनियस की बात करी तो NS लिख दिया। बिल्कुल सेम रेट ऑफ रिएक्शन के जैसा है, बस हमें ध्यान रखनी है डेल की जगह डी लेना है। तो उसमें क्या था, माइनस डेल था, इसमें हमें डी लेना है, dr बाय dt। ठीक है, स्लोप में निकालेंगे तो माइनस स्लोप। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट के लिए बात करें तो प्रोडक्ट के लिए क्या बन जाएगा, dp बाय dt प्लस स्लोप। इतनी बात समझ आ गई। बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं और कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि किस पर हम कैसा स्लोप निकालेंगे या इंस्टेनियस रेट निकालेंगे। देखिए
आपको मैं दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर ये दो हमारे पास ग्राफ हैं, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन माइनस होती है, मतलब घटती है, तो देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे जा रही है, घट रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखो माइनस लगा हुआ है ना, माइनस लगाया हुआ है इसलिए क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन घट रही है, तो देखो वो ये माइनस डेल आर बाई डेल टी है ना, और यहाँ पर डी आ गया। तो डेल आर ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है एंड इट इज इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ये लिखा एवरेज, इंस्टेनियस, इंस्टेनियस, एवरेज, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो, अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, बस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो माइनस, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, रिएक्टेंट में हम माइनस लगाएंगे जरूर, ठीक है। ये प्रोडक्ट का है, रिएक्टेंट का, तो देखो रिएक्टेंट में दोनों में माइनस है, प्रोडक्ट में माइनस नहीं है, ठीक है। और माइनस के लिए माइनस स्लोप लगाना है, पॉजिटिव के लिए कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम यहाँ पर हम यूनिट निकालेंगे। देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हम कैसे निकालते हैं। अब आपने देखा कि आर इक्वल्स टू क्या था, या तो हमारा माइनस डी आर बाई डी टी था, या हमारा ये तो रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट के लिए हमारा क्या था, डी पी बाई डी टी था, यही तो था, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, हमारे पास न्यूमिनेटर है, और ये क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में क्या देख रहे हो आप कि इसमें कंसंट्रेशन की बात हो रही है। देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमने कंसंट्रेशन ही तो देखा था, याद करो पीछे हमने पढ़ा है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट सिर्फ कंसंट्रेशन की बात हुई थी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट निकालें तो कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मोल, ये कंसंट्रेशन दोनों की, मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम की यूनिट क्या होती है, बार आगे लिख देती हूँ, तो टाइम की यूनिट हमारी क्या होती है, सेकंड, ठीक है। तो अगर मैं इसको मतलब बटे में मतलब बाय में लिखा है तो बाय में कैसे लिखेंगे, तो देखो मोल लीटर देखो नीचे है ना मोल पर लीटर है, तो ऊपर जाएगा मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आई है। दोबारा से समझ लेते हैं, आप डी आर बाई डी टी या डी पी बाई डी टी ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आर हो या पी हो, कंसंट्रेशन की ही बात हो रही है, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ये माइनस नहीं है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो देखो इस तरह है, मोल पर लीटर है, तो अगर मैं इस मोल पर लीटर को बनाऊं तो मोल लीटर इनवर्स ही तो बनेगा, राइट। और नीचे टाइम की बात हो रही है तो नीचे सेकंड आ जाएगा, अगर मैं इस सेकंड को भी नीचे ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो हमारे पास यूनिट आई है रेट ऑफ रिएक्शन में, यहाँ पर लीटर की बात हुई है। अब लीटर किसके लिए यूज होता है, लिक्विड के लिए यूज होता है, यानी यहाँ पर ऐसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात हुई है जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अगर गैसियस फॉर्म में होते हैं, अगर हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कंसंट्रेशन की जगह पर प्रेशर लेना है बस। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, एटम पर सेकंड या एटम सेकंड इनवर्स, ठीक है बेटा। तो ये आपकी यूनिट ऑफ रेट ऑफ